दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से सुलग रहा है और इस बार आग लगी है ईरान में। रोड्स पर नारे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सड़कों पर वुमेन हिजाब के खिलाफ आवाज उठा रही हैं और एक सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। दोस्तों जब भी हम ईरान के प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है ईरान में डिसीजन कौन लेता है, प्रेसिडेंट या सुप्रीम लीडर। और यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं, ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है जहां वोट से ज़्यादा फतवा पावरफुल होता है। ईरान का सबसे पावरफुल आदमी यानी सुप्रीम लीडर आज के वक्त में ये पोजीशन पर हैं आयतुल्लाह अली खamenei, जो 1989 से ईरान पर हुकूमत कर रहे हैं। उनके पावर्स क्या क्या हैं आइए जानते हैं। आर्मी और IRGC का कंट्रोल, जुडिशरी के जजेस अपॉइंट करना, स्टेट मीडिया का कंट्रोल, इलेक्शन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट या अप्रूव करना, फॉरेन पॉलिसी का फाइनल डिसीजन। मतलब प्रेसिडेंट सिर्फ फेस है, पावर खamenei के पास है। और इसी वजह से जब इकोनॉमी गिरती है, फ्रीडम रिस्ट्राइक होता है तो गुस्सा डायरेक्ट सुप्रीम लीडर पर जाता है। दोस्तों ईरान में इलेक्शन होते हैं, लोग वोट भी करते हैं, लेकिन सिर्फ उन कैंडिडेट्स को जिन्हें गार्जियन काउंसिल अलाउ करता है। गार्जियन काउंसिल क्या है? 12 मेंबर हाफ डायरेक्टली सुप्रीम लीडर के अपॉइंट किए हुए होते हैं, बाकी इनडायरेक्टली उनके कंट्रोल में ये काउंसिल डिसाइड करती है कौन इलेक्शन लड़ सकता है और कौन नहीं। ईरान एक कंट्रोल डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंट इकोनॉमी संभालता है, पब्लिक स्पीचेस देता है, लेकिन सिस्टम बदलने का हक नहीं। जुडिशरी और रिलीजन का मिलाप। ईरान में लॉ और रिलीजन अलग नहीं है। शरिया लॉ प्लस स्टेट लॉ, पावर टूल जुडिशरी सुप्रीम लीडर के अंडर काम करती है। प्रोटेस्टर पर फास्ट ट्रैक पनिशमेंट, पॉलिटिकल प्रेसनर के लिए कोई मर्सी नहीं। इसलिए प्रोटेस्ट करना मतलब रिस्क, सिस्टम क्रिटिसाइज करना जेल। और जब लॉ ही रिप्रेशन का वेपन बन जाए तो आवाम के पास सिर्फ सड़क बचती है। दोस्तों ईरान का सबसे खौफनाक और पावरफुल इंस्टीट्यूशन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC सिर्फ आर्मी नहीं है, मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी, बिजनेस एम्पायर, फॉरेनर ऑपरेशन, जो कि हिजबुल्लाह, सीरिया, इराक। IRGC डायरेक्टली सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है, प्रेसिडेंट को नहीं। इसका मतलब ईरान में दो गवर्नमेंट हैं, एक दिखने वाली, एक चलने वाली। और जब प्रोटेस्ट बढ़ते हैं तो IRGC सड़क पर उतरती है। दोस्तों जब भी ईरान में अनरेस्ट होता है, इंटरनेट स्लो या बंद, सोशल मीडिया ब्लॉक, फॉरेनर जर्नलिस्ट बैन, स्टेट मीडिया सिर्फ एक ही नैरेटिव चलाती है, ये फॉरेन SP अनसॉल्ड राइट्स हैं। आवाम का वर्जन, ये हमारी जिंदगी का गुस्सा है, ये इंफॉर्मेशन वॉर है जिसमें सरकार हमेशा एडवांटेज में रहती है। दोस्तों ईरान में प्रोटेस्ट किसी एक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होते, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ होते हैं, क्योंकि पावर सेंट्रलाइज है, अकाउंटेबिलिटी जीरो है, रिफॉर्म का रास्ता बंद है। अब सवाल ये है, जब सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर लोग सड़कों पर क्यों उतर आए? ऐसी कौन सी चिंगारी थी जिसने ईरान को फिर से जला दिया? तो दोस्तों जब एक सिस्टम सिर्फ हुक्म देता है, सुनना बंद कर देता है और रिफॉर्म के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दिन लोग परमिशन लेना छोड़ देते हैं। ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो किसी एक दिन का गुस्सा नहीं है, ये सालों से जमा होता हुआ प्रेशर है जो अचानक फूट पड़ा। ईरान का सबसे बड़ा दर्द, इकोनॉमी। US सैंक्शन ने ऑयल एक्सपोर्ट को तोड़ दिया, करेंसी यानी कि रियाल की वैल्यू गिरती चली गई, महंगाई ने मिडिल क्लास को खत्म कर दिया। तो दोस्तों जब एक ग्रेजुएट यूथ को डिग्री के बाद भी जॉब न मिले और सरकार सिर्फ स्लोगन दे। ईरान की 60% पॉपुलेशन 30 साल से कम है। ये यूथ इंटरनेट देखते हैं, ग्लोबल कल्चर जानते हैं, फ्रीडम का मतलब समझते हैं और सामने है 80 साल पुराना क्रेलियर माइंडसेट रिस्ट्रिक्शन, सेंसरशिप। ये जनरेशन गैप नहीं, ये सिस्टम गैप है। यूथ कह रहा है ये सिस्टम हमेशा फ्यूचर नहीं, हमारी जेल है। दोस्तों जैसे ही प्रोटेस्ट बढ़ते हैं तो ईरान सबसे पहले क्या करता है? तो इंटरनेट बंद, क्योंकि वीडियो वायरल ना हो, प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेट ना हो, दुनिया सच ना देख पाए। लेकिन एक बात हो चुकी है, फेयर बैरियर टूट चुके हैं। लोग जानते हैं अरेस्ट होगा, मार पड़ेगी, जेल जाएंगे, फिर भी सड़क पर हैं। ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं होता, ये डिस्परेशन का लेवल होता है। एक डेंजर शिफ्ट, पहले प्रोटेस्ट में लोग कहते थे रिफॉर्म चाहिए, अब कह रहे हैं सिस्टम ही बदलो। स्लोगन जैसे डेड टू डिक्टेटर, डाउन विद सुप्रीम लीडर, ये बताता है लोग निगोशिएशन मोड में नहीं हैं।
ये एक्सिस्टेंशियल फाइट बन चुकी है और जब आवाम और सिस्टम आमने सामने आ जाए तो मिडिल ग्राउंड खत्म हो जाता है। दोस्तों, ईरान के प्रोटेस्ट ना सिर्फ हिजाब का इशू है, ना ही सिर्फ महंगाई का, ये रिस्पेक्ट, फ्यूचर और फ्रीडम का सवाल है। और जब इकोनॉमी फेल हो, डिग्निटी हर्ट हो, यूथ होपलेस हो, तो कोई अमेरिका या इजराइल लोगों को सड़क पर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब एक सवाल उठता है, जब गुस्सा इतना गहरा है, लोग सीधा सुप्रीम लीडर को टारगेट क्यों कर रहे हैं? डेड टू खamenei जैसे स्लोगन का मतलब क्या है? दोस्तों, ईरान जैसे मुल्क में अगर कोई खुलेआम चिल्लाए डेड टू खamenei, तो ये सिर्फ गुस्सा नहीं होता, ये डर के किले का गिरना होता है। क्योंकि ईरान में सुप्रीम लीडर पर तनकीद करना सिर्फ जुर्म नहीं, जिंदगी का रिस्क होता है। आयतुल्लाह अली खamenei ईरान के लिए सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो एक सिंबल है। इस्लामिक रेवोल्यूशन का, क्लरिकल पावर का, सिस्टम का, फाइनेंशियल अथॉरिटी का। इसलिए जब लोग उनका नाम लेते हैं तो वो किसी पॉलिसी को नहीं, पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे होते हैं। ये स्लोगन कह रहा है, हमें रिफॉर्म नहीं चाहिए, हमें ये सिस्टम ही नहीं चाहिए। हर अथॉरिटेरियन का सिस्टम एक चीज पर जिंदा रहता है, डर। जब लोग डरते हैं, सिस्टम सेफ रहता है। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट, वुमेन, वर्कर एक साथ सड़क पर आते हैं और सुप्रीम लीडर का नाम लेकर स्लोगन देते हैं, तो इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब अरेस्ट और फायरिंग भी लोगों को घर नहीं भेज सकती। पहले लोग प्रोटेस्ट करते थे रिफॉर्म लाने के लिए, लेकिन अब रिफॉर्म से लेकर रिवॉल्यूशन तक स्लोगन लगाए जा रहे हैं कि जॉब चाहिए, महंगाई कम करो, रिफॉर्म लाओ। अब स्लोगन डेड टू डिक्टेटर, डाउन विद खamenei, ये शिफ्ट बताता है लोगों का ट्रस्ट खत्म हो चुका है। नेगोशिएशन का फेस ओवर। हिस्ट्री में जब भी ये हुआ, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया, सीरिया, तो या तो सिस्टम गिरा या फिर मुल्क लंबी इनस्टेबिलिटी में गया। वेस्टर्न मीडिया के लिए ये ह्यूमन राइट्स स्टोरी है, इजराइल के लिए ये स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है, अमेरिका के लिए प्रेशर टूल अगेंस्ट तेहरान। लेकिन एक सच ये भी है, वेस्ट तब भी बोलता है जब उसके इंटरेस्ट मैच करते हैं। इसलिए ईरान के रिजीम कहता है ये फॉरेन कंस्पिरेसी है। सच ये है, प्रोटेस्ट इंडिजिनियस हैं, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स उन्हें यूज कर रही है। ईरान का सिस्टम किस बात से सबसे ज्यादा डरता है? इसका जवाब है सिंबल कोलैप्स। अगर सुप्रीम लीडर का ऑरा टूट गया, रिलीजियस लेगिटिमेसी सवाल में आ गई, तो IRGC की गन्स भी सिस्टम को हमेशा नहीं बचा पाएंगी। इसलिए स्लोगन्स को ब्रूटली सप्रेस किया जाता है, प्रोटेस्ट लीडर्स को गायब किया जाता है, इंटरनेट बंद होता है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, रिजीम सर्वाइवल का सवाल है। दोस्तों, डेड टू खamenei का मतलब किस आदमी की मौत नहीं, इसका मतलब है फियर खत्म, लॉयल्टी टूट चुकी है, सिस्टम एक्सपोज। और जब आवाम लीडर को डिवाइन मानना छोड़ दे, तो हिस्ट्री में सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, या तो रिफॉर्म या कोलैप्स। लेकिन एक सवाल अब भी बचा है, जब ये प्रोटेस्ट इतने डेंजरस हो चुके हैं, तो क्या अमेरिका और इजराइल सिर्फ देख रहे हैं या फिर इस आग को हवा दे रहे हैं? दोस्तों, जब भी मिडिल ईस्ट में कोई प्रोटेस्ट होता है तो सवाल जरूर उठता है, इसके पीछे अमेरिका है, इजराइल का हाथ तो नहीं है। ईरान के प्रोटेस्ट में भी यही नैरेटिव सबसे ज्यादा चल रहा है। ईरान की सरकार कहती है ये सब CIA और मोसाद का गेम है, लेकिन सच ना इतना सिंपल है, ना इतना सीधा। तो अब बात आती है अमेरिका और ईरान की दुश्मनी को समझना, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। ईरान और अमेरिका 1979 के बाद से ओपन एनिमीज हैं, यानी सबसे कट्टर दुश्मन हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी, US एम्बेसी, होस्टेजेस क्राइसिस, सैंक्शन, न्यूक्लियर डील का कोलैप्स। अमेरिका चाहता है ईरान वीक हो, रिजीम प्रेशर में रहे, मिडिल ईस्ट में ईरान का इन्फ्लुएंस कम हो। इसलिए जब ईरान में प्रोटेस्ट होते हैं, वॉशिंगटन खामोश रह ही नहीं सकता। अब बात करते हैं इजराइल के एंगल से। तो इजराइल के लिए ईरान सिर्फ एनिमी नहीं, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी उसके वजूद का खतरा है। ईरान ओपनली कहता है इजराइल को एक्सेस नहीं करना चाहिए, हिजबुल्लाह, हमास को सपोर्ट, न्यूक्लियर एम्बिशंस। इसलिए इजराइल कहता है ईरान का करंट रिजिम वीकेंड हो, सिस्टम अनस्टेबल रहे। अगर ईरान में अनरेस्ट बढ़ता है, इजराइल के लिए ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन जाता है। तो क्या CIA और मोसाद प्रोटेस्ट करा रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। प्रोटेस्ट ईरान के अंदर से शुरू हुए हैं, रियल इशू पर बेस हैं। आवाम का गुस्सा असली है, लेकिन पूरी कहानी यही खत्म नहीं होती। रियलिटी ये है, वेस्ट प्रोटेस्ट को हाईलाइट्स करता है, सोशल मीडिया कैंपेन सपोर्ट होती है, रिजीम पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ता है। मतलब आग ईरान के अंदर घर में लगी होती है,
पेट्रोल बाहर से डाला जाता है। इसे कहते हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। वेस्टर्न मीडिया कहता है ईरानियन पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम है। ईरानियन स्टेट मीडिया कहता है फॉरेन स्पॉन्सर्स राइट्स सच दोनों के बीच में है। वेस्ट अपनी कन्वेंस से ह्यूमन राइट्स याद करता है। ईरान अपनी फेलियर छुपाने के लिए फॉरेन हैंड्स का यूज करता है और अवाम वो दोनों के बीच पिस रही है। दोस्तों, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का नैरेटिव ईरान के लिए लाइफ सेविंग टूल है क्योंकि इससे प्रोटेस्ट इलेजिमेट दिखते हैं, नेशनलिज्म एक्टिविस्ट होता है, आर्मी और IRGC यूनाइट रहती है। अगर रिजीम मान ले कि ये हमारी गलतियों की वजह से हो रहा है तो सिस्टम का मोरल बेस गिर जाएगा। इसलिए हर प्रोटेस्ट CIA प्लॉट, हर स्लोगन मोसाद स्क्रिप्ट, दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। सबसे अनकंफर्टेबल सच ये है दोस्तों, पहला प्रोटेस्ट जेन्युइन है, दूसरा फॉरेन पावर उन्हें यूज कर रही है। हिस्ट्री में ये पहले भी हुआ है, अरब स्प्रिंग, यूक्रेन, सीरिया। इसलिए ये डिबेट या तो साजिश है या अवाम गलत है। असली जवाब अवाम का गुस्सा असली है पर ग्लोबल पॉलिटिक्स उस पर खेल रही है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ईरान के प्रोटेस्ट के क्रिएटर नहीं लेकिन बेनिफिशियरी जरूर हैं और ईरान का रिजीम हर इंटरनल फेलियर का ब्लेम बाहर डालता है ताकि पावर बच सके। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान की आवाम का हो रहा है। अब सवाल ये है, जब प्रोटेस्ट इतने सीरियस हो चुके हैं तो ईरान का सिस्टम अपनी हिफाजत कैसे कर रहा है? IRGC अरेस्ट और क्रैकडाउन का असली खेल क्या है? तो दोस्तों, जब कोई रिजीम खतरे में होता है तो वो सबसे पहले बात नहीं करता, वो फोर्स यूज करता है और ईरान में ये फोर्स है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। IRGC क्या है? सिर्फ आर्मी नहीं, पावर मशीन। IRGC कोई नॉर्मल आर्मी नहीं है, ये आर्मी भी है, इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, बिजनेस एम्पायर भी है और रिजीम की पर्सनल सिक्योरिटी भी है। IRGC डायरेक्टली सुप्रीम लीडर को यानी कि सुप्रीम लीडर खामनाई को रिपोर्ट करती है, प्रेसिडेंट को नहीं। इसका मतलब अगर रिजीम बचेगी तो IRGC के थ्रू बचेगी। अब बात आती है प्रोटेस्ट कैसे तोड़ा जाता है। जैसे ही प्रोटेस्ट बढ़ते हैं ईरान एक फिक्स फॉर्मूला फॉलो करता है। स्टेप 1, इंटरनेट बंद, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ब्लॉक, वीडियो दुनिया तक ना पहुंचे। स्टेप 2, मास अरेस्ट, स्टूडेंट जर्नलिस्ट वुमेन एक्टिविटीज। स्टेप 3, फियर क्रिएट करना, नाइट रेड्स, अननोन लोकेशंस, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। मैसेज क्लियर होता है, सड़क पर आए तो जिंदगी बर्बाद। वेपन, ईरान की जुडिशरी इंडिपेंडेंस नहीं है, सुप्रीम लीडर्स के कंट्रोल में है। इसलिए प्रोटेस्ट एनिमी ऑफ गॉड्स, बेल मुश्किल, सजा फास्ट। लो यहाँ इंसाफ के लिए नहीं, डर फैलाने के लिए यूज होता है। ईरान सिर्फ मारपीट नहीं करता, वो डिवाइड भी करता है। रिलीजियस वर्सेस सेकुलर, सिटी वर्सेस रूलर, यूथ वर्सेस एल्डर्स। स्टेट मीडिया कहता है ये एलीट लोग हैं, आम आवाम नहीं, ताकि नेशनल वाइड यूनिटी ना बने, रेवोल्यूशनरी का शेप ना ले। दोस्तों, हर क्रैकडाउन एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है लेकिन नई प्रॉब्लम भी पैदा करता है। यूथ और रेडिकल हो जाता है, रिजीम लेजिटिमेसी और कम होती है, इंटरनेशनल आइसोलेशन बढ़ता है। हिस्ट्री बताती है गन से खामोशी मिल सकती है, लॉयल्टी नहीं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या ईरान में रेवोल्यूशन आएगा? क्या खामनेई का सिस्टम गिरेगा? सीधा जवाब अभी नहीं, लेकिन पूरी कहानी यही खत्म नहीं होती। IRGC कंट्रोल बना लेगा, फेयर से सड़कें खाली हो जाएंगी लेकिन गुस्सा जिंदा रहेगा, इकोनॉमी और गिरती जाएगी, यूथ डिस्कनेक्ट बढ़ लेगा, सिस्टम हॉलो होता जाएगा। ये वही फेज होता है जहां रिजीम दिखते स्ट्रॉन्ग है लेकिन अंदर से टूट रही होती है। लीडरशिप क्राइसिस, सुप्रीम लीडर के बाद चाउस आर्मी के अंदर क्रैक्स, यहीं से हिस्ट्री बदलती है। दोस्तों, ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका या इजराइल नहीं, उसकी अपनी यूथ है जो पुराने सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करती। और जब नस्ल बदल जाए, सोशल बदल जाए तो सिस्टम या तो बदलता है या फिर हिस्ट्री बन जाता है। ईरान के प्रोटेस्ट शायद आज हार जाएं, लेकिन ये एक बात साफ कर गए हैं, लोग अब चुप रहने के मूड में नहीं हैं। ये सिर्फ बगावत नहीं, ये फ्यूचर की वार्निंग है, क्योंकि जब आवाम डरना छोड़ दे तो सबसे मजबूत रिजीम भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगर आपको ये ग्राउंड रियलिटी एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ खबरों की नहीं, उनके पीछे छुपे सियासत के खेल की। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईरान में ये बगावत एक दिन रिवॉल्यूशनरी बनेगी?
नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपका दोस्त नवाज़ खान।